everyone, how are you all? I hope you all are doing well and staying safe. So in my last video, I received a feedback saying that I should try speaking in both Hindi and English so that more people can understand. तो अब मैं कोशिश करूंगी कि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में इस वीडियो को एक्सप्लेन कर पाऊँ ताकि ज़्यादा लोगों को समझ में आ सके. Right now we are in a lockdown situation and picking a textbook and going through it might become quite dreadful and boring. But you don't need to worry about that because in this video I'll be covering each and every detail that is there in NCERT. आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है अगर आपको बहुत बोरिंग लग रहा है NCERT पढ़ना अभी, क्योंकि इस वीडियो में मैं सब कुछ कवर करूंगी, हर एक स्ट्रक्चर, हर एक एग्जाम्पल. All you need to do is be focused in this video, and I don't think there will be any problem for you in the end. So let's get started. बिफोर प्रोसीडिंग एनी फर्दर, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने इसी क्लासिफिकेशन का पिछला पार्ट, एक वीडियो है, पार्ट 1 है पॉलीमर क्लासिफिकेशन का, पॉलीमर्स के ऊपर एक वीडियो है ऑलरेडी, उसको मैंने इसके पार्ट 1 जो इसका क्लासिफिकेशन का पिछला पार्ट है उसको मैंने उस वीडियो में कवर किया है. सो इफ यू गाइज हैव नॉट सीन दैट वीडियो, प्लीज गो बैक टू दैट वीडियो सो दैट यू विल हैव अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट राइट नाउ, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है अभी, तो मैं कहूंगी कि आप प्लीज उस वीडियो को देखें ताकि आपको क्लासिफिकेशन का जो पार्ट 1 है, सो दैट यू विल गेट द पार्ट 1 ऑफ द क्लासिफिकेशन, दिस क्लासिफिकेशन, पॉलीमेरिक क्लासिफिकेशन, in that video. And if you have already seen it and if you don't have any problem in remembering all those things, let's get started with this video. Keep watching. तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हमारी 4th कैटेगरी की, जो है बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस. अब हमने बोल दिया ऐसे बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस, बट क्या है ये, हम इसको समझते हैं क्या है ये. बड़े बड़े टर्म्स आ जाते हैं, कई बार प्रॉब्लम होती है कि आखिर ये क्या चीजें हैं. आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपको बताती हूँ. मॉलिक्यूलर फोर्सेस, यहाँ पे सीधे नाम में लिखा है. मॉलिक्यूलर फोर्सेस का मतलब वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में एक्ट कर रहे हैं, जो कि उन दो मॉलिक्यूल्स को साथ में बांधे रखते हैं. दैट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन मॉलिक्यूल्स. उसी के बेसिस पर वी आर गोइंग टू क्लासिफाई दीज पॉलीमर्स. सो मैं थोड़ा इंग्लिश में बोलती हूँ. वी आर गोइंग टू क्लासिफाई पॉलीमर्स in this case on the basis of molecular forces of attraction. Now what are molecular forces of attraction here? What are we talking about? So you might have heard of course, why might you, of course, obviously would have heard about the incident when this Newton, why is he so great? Because of the discovery of gravity, right? तो वो जब उस ट्री में से, एप्पल ट्री में से एप्पल नीचे गिरा अर्थ के पास, तो उन दोनों के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एप्पल एंड द अर्थ सरफेस, जो वो अट्रैक्शन था जिसकी वजह से वो गिरा, वो था ग्रेविटी. That was the reason that Newton got so famous. He became so famous because of that great discovery that he made in those primitive times. तो अभी हम ये तो बड़ी बड़ी चीजों में क्यों, एप्पल कोई मॉलिक्यूलर नहीं है, धरती कोई मॉलिक्यूलर नहीं है, ये बड़ी चीजें, ये बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इनके बीच ये ग्रेविटी काम करती है. ऐसे ही जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं, जैसे कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो काम करता है, उनको हम मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं. अब ये मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, ये दो है. यहाँ पर आपके सिलेबस में ये दो मेंशन किए गए हैं, और भी होते हैं, बट अभी हम फोकस करेंगे सिर्फ दो पर. जो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ है वो है वैन डर वाल्स फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्ड. अब ये वैन डर वाल्स फोर्स और हाइड्रोजन बॉन्ड, ये दोनों वीक फोर्स ऑफ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होते हैं. लेकिन आप ये बात ध्यान रखिए, मैं आपको सिर्फ ये रटाने की कोशिश नहीं कर रही, मैं चाहती हूँ आप इसके पीछे की जिस्ट समझिए, आप इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझिए. 4 क्वेश्चंस तो कोई भी कर लेगा रटकर, बट अगर आपको इसका बेसिक्स मालूम है तो ये आपको आगे तक हेल्प करेगा, आपको आगे तक किसी भी सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करने में आपकी हेल्प करेगा. तो मेरी सलाह ये है कि आप अपने सब्जेक्ट्स को यूं ही ना पढ़ें, आप उनकी जिस्ट में जाएं, आप क्वेश्चन करें कि ये चीज है तो क्यों है, ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है. यू शुड ऑलवेज क्वेश्चन दैट why, if something is happening, if it's just written like that, if there is a statement that this and this happens, you should always question why is it happening, so that you will have a deeper understanding about the subject. तो अभी हम वापस आते हैं हमारे टॉपिक पर.
जो हमारे वैन डर वाल फोर्स और हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये दोनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो दो मॉलिक्यूल्स को पास में बांधे रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीकर देन हाइड्रोजन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाइड्रोजन बॉन्ड वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वैन डर वाल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है। इस चीज को प्लीज आप याद रखिए। अब हम चलते हैं कि हम मॉलिक्यूलर फोर्स की हम बात ही क्यों कर रहे हैं। हम इसकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब मॉलिक्यूल साथ में है तो वो एक, मान लीजिए कोई भी आप मटेरियल ले लीजिए, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो कोई सेमी सॉलिड हो या वो लिक्विड हो, किसी भी मटेरियल में मॉलिक्यूलर फोर्स काम कर रहे हैं। मॉलिक्यूलर फोर्स आर वर्किंग इन दैट मटेरियल, दे आर कीपिंग द मॉलिक्यूल्स अप टाइट, दे आर कीपिंग द मॉलिक्यूल्स हेल्ड बाय ईच अदर। इसीलिए इसी वजह से उस मैटर की प्रॉपर्टी सॉलिड है, लिक्विड है, जो भी प्रॉपर्टीज उसकी हैं, तो यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, वो उन ऑब्जेक्ट्स को इलास्टिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। इलास्टिसिटी क्या होता है, आपको ये कोई बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बोला, बड़े बड़े वर्ड हो जाते हैं, बड़े बड़े ऐसे वर्ड्स आपको दे दिए जाते तो आप सोचने में पड़ जाते हैं कि आखिर ये क्या है, और इसके बारे में आपको क्वेश्चन करना चाहिए हमेशा कि ये क्यों है। इलास्टिसिटी होता है, आपने वर्ड इलास्टिक सुना होगा। इलास्टिक का मतलब कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप स्ट्रेच कर पाते हैं तो वो इलास्टिक होता है। वो ऑब्जेक्ट इलास्टिक है क्योंकि आप उसे स्ट्रेच कर पा रहे हैं, ये इलास्टिसिटी कहलाती है। ये क्यों होती है ये इलास्टिसिटी? क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस वहां काम कर रहे हैं वो वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, इसलिए वहां पर इलास्टिसिटी हो रही है, क्योंकि वो जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो परमिट कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स को खिंच जाने के लिए, स्ट्रेच हो जाने के लिए। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। और मान लीजिए किसी केस में, जैसे कि आप प्लास्टिक को ले लीजिए और वो खिंच नहीं रहा है, आप उसको छोड़िए, अच्छा आप किसी नायलॉन के कपड़े को ले लीजिए और वो खिंचता नहीं है, अगर आप उसको बहुत खींचने की कोशिश करेंगे तो वो फट जाएगा। कभी भी जाकर अगर आप चाहें कि आप इसे ऐसे एक एक्सपेरिमेंट की तरह करना चाहें तो अगर आप किसी नायलॉन के कपड़े को लें और खींचे तो वो फट जाएगा। दिस ऑल वाज द बेसिक्स ऑफ whatever we are going to study now in the classification, and I think it was really simple. If you would have paid attention towards what I am saying, then it will be really easy for you to understand the further topic. And if it's not, अगर आपको भी प्रॉब्लम रही है बीच में, अगर आप जोन आउट हो गए हैं, जो कि सबके साथ होता है, वो बहुत ही कॉमन चीज है। If you got zoned out, if there is any problem, you can go back and replay this video from the start. तो आइए चलते हैं क्लासिफिकेशन की तरफ। तो यहाँ पर आप 4 कैटेगरीज देख रहे हैं। ये है मॉलिक्यूलर फोर्स पर बेस्ड जो क्लासिफिकेशन है उसकी 4 कैटेगरीज। These 4 are the categories that are based on molecular force of attraction. तो यहाँ पर जो फर्स्ट हम देख रहे हैं, the first one is elastomers. Now you can see in this name itself, ये इलास्टोमर का जो नाम ही है उसमें ये वर्ड आ रहा है इलास्टिक। अब इलास्टिक का मतलब क्या होता है? इलास्टिक का मतलब सिंपली ये है कि आप किसी सब्सटेंस को खींच पा रहे हैं, अ सब्सटेंस इज एबल टू गेट स्ट्रेच्ड एंड देन व्हेन यू लीव इट एज इट इज, देन इट विल बिकम रिट्रैक्टेड एंड इट विल रिटेन इट्स इनिशियल शेप। इलास्टोमर्स वापस रिट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इनमें है वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, क्योंकि इनमें काम कर रही है वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और मैंने आपको बताया था वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का एग्जांपल था वैन डर वाल फोर्स। आप इसको याद रखिए, वैन डर वाल फोर्स। यहाँ वैन डर वाल फोर्स काम कर रही है, वो क्या है? वो वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब हम आते हैं इलास्टोमर्स के एग्जांपल्स पे। तो हमने ब्यूना एस का एग्जाम्पल हमने पिछले वीडियो में, जब मैं पिछली क्लासिफिकेशन पढ़ा रही थी, when I made that previous video in which I had taken the previous classification, the previous 3 categories, you can go to that video again, you can replay it. There is the example of Buna S. I have made the structure of Buna S and I have explained everything about it. तो हम यहाँ पर देखते हैं ब्यूना एस, ब्यूना एन और नियोप्रिन इसका एग्जाम्पल है। ये नियोप्रिन थोड़ा नया सा लग रहा है और इसका स्ट्रक्चर भी आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, तो हम देखते हैं कैसा दिखता है आखिर। विल सी हाउ दिस नियोप्रिन, हाउ इट्स स्ट्रक्चर इज। तो ये जो नियोप्रिन है, अगर आपको ग्रीन पेन नहीं दिखता तो मैं ब्लैक यूज कर लेती हूँ। तो जो ये नियोप्रिन है ये दिखता है कुछ इस तरीके का।
ये नियोप्रीन दिखता है कुछ इस तरीके का। अगर आप इसका स्ट्रक्चर आप देखिए, तो आप इसके स्ट्रक्चर में देखेंगे नियोप्रीन के स्ट्रक्चर में कि यहाँ पे 4 कार्बन एटम्स हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 कार्बन एटम्स हैं और यहाँ पे सेकेंड कार्बन एटम में आपका क्या लगा है, क्लोराइड लगा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ सेकेंड कार्बन एटम पे ही आपका क्या लगा है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है। तो हम आते हैं, ये क्या है, ये मैंने आपको बता दिया कि आप इसको जस्ट 2-क्लोरोब्यूटीन के नाम से इसको याद रख सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्लासिफिकेशन की तरफ, हमारे अगली कैटेगरी की तरफ। सो द नेक्स्ट कैटेगरी हियर इज फाइबर्स। फाइबर्स में हम देखते हैं कि आखिर मतलब मैं आपको पहले सिंपली बताती हूँ फाइबर होते क्या हैं। द फाइबर्स हैव स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब आप इसका खुद ही दिमाग लगा लीजिए, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, सो व्हाट विल हैपन, दे विल नॉट गेट स्ट्रेच्ड, वो इतनी इजीली स्ट्रेच नहीं होंगे। Previously if you recall what I said before this, I told you that van der Waals forces of attraction are very weak, they are weaker than hydrogen bonding force of attraction. तो यहाँ पर you can apply that same concept here and you can see that fibers के बीच वो क्यों elastic नहीं है, why fibers are not so elastic, because here hydrogen bond force of attraction are acting here, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहे हैं, इसलिए ये इलास्टिक नहीं है, ये नायलॉन खींचता नहीं है। तो अब इसीलिए ये अपना पुराना शेप ही रिटेन नहीं कर पाएगा, ना ही स्ट्रेच होगा ना ही अपना पुराना शेप रिटेन कर पाएगा। हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है, अगर आप पॉलीअमाइड के कैटेगरी में जाएं इसके एग्जाम्पल के लिए, तो उसका एग्जाम्पल है नायलॉन 66, ये पॉलीअमाइड की कैटेगरी में आता है। फिर उसके बाद हमारा दूसरा कैटेगरी जो इसी के एग्जाम्पल में है वो पॉलीएस्टर्स है। पॉलीएस्टर्स मतलब मेनी एस्टर्स, और इसका एग्जाम्पल है टेरेलिन। अब हम आते हैं हमारे अगले कैटेगरी पे जो कि है थर्मोप्लास्टिक कैटेगरी। अब आपको लगेगा कि थर्मोप्लास्टिक, अब मतलब मान लीजिए मैंने आपको एक टर्म दे दिया थर्मोप्लास्टिक, यू फाइंड दिस टर्म थर्मोप्लास्टिक समवेयर एंड नाउ यू आर थिंकिंग दैट व्हाट इज दिस थर्मोप्लास्टिक, सो यू जस्ट ब्रेक दैट टर्म इनटू 2, आप उस वर्ड को 2 में डिवाइड कर दीजिए। अब यहाँ पर थर्मो का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मो, इट मीन्स हीट, एंड प्लास्टिक मीन्स द वन दैट कैन बी मोल्डेड। थर्मो का मतलब है हीट और प्लास्टिक का मतलब है जो शेप चेंज करता है। तो हम क्या समझते हैं इस चीज से, वी अंडरस्टैंड दैट थर्मोप्लास्टिक्स आर द सब्सटेंसेस दैट इफ दे अंडरगो लाइक, कैसे बोलूं मैं इसको, अगर उनमें हीट लगाया जाता है तो वो अपने शेप को चेंज कर देते हैं। इफ हीट इज प्रोवाइडेड टू दीज मटीरियल्स देन दे विल चेंज देयर शेप, ये मतलब है थर्मोप्लास्टिक का। थर्मोप्लास्टिक एग्जैक्टली होते क्या है, थर्मोप्लास्टिक आर द सब्सटेंसेस व्हेन यू अप्लाई हीट, वो अपना शेप तो चेंज करेगा क्योंकि वो सॉफ्ट हो जाता है, लेकिन जब आप उसको वापस कूल कर देते हैं, व्हेन इट गेट्स कोल्ड अगेन, व्हेन द टेम्परेचर गेट्स लोअर्ड डाउन, व्हेन इट बिकम्स कोल्ड अगेन, इट विल रिटेन इट्स शेप अगेन। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये लीनियर होते हैं। इनका आप अगर पहले जाएं तो मैंने स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन है स्ट्रक्चर पे बेस्ड पॉलीमर्स की, उसमें मैंने बताया था कि लीनियर क्या होता है, तो ये मोस्टली लीनियर होते हैं, स्लाइटली ब्रांच भी हो सकते हैं, बट हम मेनली फोकस यहाँ कर रहे हैं कि उसका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो कैसा है। तो थर्मोप्लास्टिक का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आप याद रखें, वो इलास्टोमर्स से ज्यादा है और फाइबर्स से कम है। The magnitude of intermolecular forces in thermoplastic substances is more than elastomers, more than the intermolecular force magnitude in elastomers, and it is less than that in fibers. Please remember these examples. Examples are very important because often you will get straight away direct questions from in NEET exam regarding these examples. They will ask you all the examples.
तो हम आते हैं यहाँ पर, इसका एग्जाम्पल है पॉलीथीन और पीवीसी। अब पॉलीथीन के जो बैग्स आते हैं, अगर आप उसको देखें, अगर आप चाहें कि मैं इससे थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ, तो उस पॉलीथीन को आप हीट में रख दीजिए, वो मेल्ट हो जाएगा, और वो जिस भी शेप में मेल्ट हो, अगर आपने उसको ऐसे ही छोड़ दिया कूल होने के लिए, तो वो वही शेप में रह जाएगा। तो ये कॉमन सेंस है कि वो क्या है, वो थर्मोप्लास्टिक है। इसीलिए ये प्रॉपर्टी जो है इन सब्सटेंसेस की, कि आप इसको मोल्ड करके फिर से यूज कर सकते हैं, इसको रीयूजेबल बनाते हैं। पॉलीथीन का एग्जांपल हमने पहले देखा था, मेरे फर्स्ट पार्ट में देखें, और पीवीसी का एग्जांपल अभी हम देखते हैं। पीवीसी क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉली यानी मैनी, विनाइल मतलब दो कार्बन मॉलिक्यूल से बना हुआ जो मॉलिक्यूल होता है उसको विनाइल कहते हैं। दो कार्बन आटम आप लगा देंगे, उसको विनाइल कहा जाता है जब सिंगल बॉन्ड होती है। तो उसके बाद जो विनाइल है उसमें ये क्लोराइड का आपका सब्स्टिट्यूशन है, तो ये हो गया पॉलीविनाइल क्लोराइड। यहाँ पर मैं N लगा देती हूँ, इससे आप समझेंगे कि ये क्या है, ये पॉलीविनाइल क्लोराइड है। तो ये रहा थर्मोप्लास्टिक। अब हम आते हैं थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स पर। थर्मोसेटिंग पॉलीमर, अगेन इसके नेम से ही आप क्या समझ रहे हैं, थर्मो का मतलब हीट, और सेटिंग का मतलब कि वो उस ही सेट में, मतलब उस ही शेप में ढल गया एक बार, तो ये चेंज नहीं होगा, उससे क्या हो जाएगा, क्या मैं आपको इंग्लिश में बताती हूँ कि थर्मोसेटिंग्स आर द पॉलीमर्स दैट इफ यू अप्लाई हीट इन दिस, व्हाट थर्मो मींस हीट एंड सेटिंग मींस इट गेट्स सेट, लाइक इट विल नॉट रिटेन इट्स previous its initial physical properties, it will not retain its physical form if heat is applied. तो थर्मोसेटिंग क्या होता है, अगर आप हीट अप्लाई करेंगे तो ये बेकार हो जाएगा, मतलब ये इसमें इरिवर्सिबल चेंजेस हो जाएंगे, तो ये सेट हो जाएगा वहीं का वहीं। तो इसमें मैंने बोला इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं, इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये हीट करने के बाद ये रीयूजेबल नहीं रहता, तो it is not reusable, ये रीयूजेबल नहीं है, इसे फिर से यूज नहीं करा जा सकता, इसमें इरिवर्सिबल चेंजेस हो गए। अब इसमें इरिवर्सिबल चेंजेस क्यों हो रहे हैं, क्योंकि जब हम हीट करते हैं, व्हेन यू स्टार्ट हीटिंग दिस पॉलीमर, द क्रॉस लिंक चेन्स दैट आर प्रेजेंट इन दिस पॉलीमर, इन द एग्जांपल इज दिस बेकलाइट। सो जो भी मटेरियल थर्मोसेटिंग होते हैं, इनमें क्रॉस लिंक्ड चेन्स होती हैं। सो व्हेन यू अप्लाई हीट, दिस क्रॉस लिंकिंग इंक्रीजेस। जब क्रॉस लिंकिंग बढ़ जाती है, तो ये जो भी मटेरियल है, ये इनमें इरिवर्सिबल चेंजेस आ जाते हैं, और ये उसी फॉर्म में रहते हैं जिसमें ये हीट करने के बाद रहते हैं, ये वापस से अपने पुराने फॉर्म में नहीं जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है बेकलाइट। बेकलाइट एक यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन है, उसका स्ट्रक्चर आई डोंट थिंक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बट इस नाम को याद रखिए, बेकलाइट ये एक यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन है। अब थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स के बाद हमारा आता है ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। ये आपकी 5th क्लास है क्लासिफिकेशन में। ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, ग्रोथ पॉलीमर जो होते हैं वो चेन ग्रोथ और स्टेप ग्रोथ, एक्चुअली जो ग्रोथ पॉलीमराइजेशन है वो कैसे आपकी चेन प्रोग्रेस कर रही है, पॉलीमर की जो चेन है, द चेन ऑफ पॉलीमर, हाउ इट प्रोग्रेसेस, हाउ इट ग्रोज, हाउ इट लेंथन्स, on the basis of that this classification has been made.